कॉमर्स यानी वाणिज्य। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन कॉमर्स ऑफ इंडिया, भारत के व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। कॉमर्स इवोल्व हुआ समय के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड से, व्यापार से ही कॉमर्स का, वाणिज्य का उदय हुआ। एंशिएंट इंडिया में ट्रेड होता था रोड्स के माध्यम से या मैरीटाइम रूट्स के माध्यम से, स्थल के जो सड़क होते थे उनसे या समुद्री रास्तों से। मैरीटाइम रूट, समुद्री रास्ते यूज किए जाते थे उस समय ईस्टर्न नेशंस को वेस्टर्न नेशंस से लिंक करने के लिए समुद्र के माध्यम से। सिल्क रोड और सिल्क रूट ये एंशिएंट ट्रेड रूट था जो चाइना को लिंक करता था वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। यह सिल्क रोड गुड्स और आइडियाज को एक्सचेंज करने में मदद करता था रोम और चाइना की सिविलाइजेशंस के मध्य। सिल्क जाता था वेस्ट की तरफ और वूल्स, गोल्ड, सिल्वर ये ईस्ट की तरफ आते थे। चाइना को इस सिल्क रोड या सिल्क रूट के माध्यम से नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म की भी प्राप्ति हुई, यानी कि चाइना में ये रिलीजन पहुंचे। बुद्धिज्म जो था वो भारत से पहुंचा था चाइना सिल्क रोड के ही माध्यम से। रूट्स जो यूज किए जाते थे व्यापार में, स्पाइसेस के, मसालों के व्यापार में, उन रूट्स को स्पाइस रूट भी कहा जाता है। ट्रेड और कॉमर्स बहुत सारे राज्यों के लिए वेल्थ का एक प्रमुख सोर्स हुआ करता था। स्पाइस जो थे वो भारत का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का आइटम था। ट्रेड और कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण रोल था जिसने इंडिया को एक मेजर प्लेयर बनाया इकोनॉमिक वर्ल्ड में प्राचीन दिनों में, एंशिएंट डेज में। कॉमर्शियल सिटीज, वाणिज्यिक शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 3rd मिलेनियम बीसी बिफोर क्राइस्ट में स्थापित हुए। भारत का काफी व्यापार दूसरे देशों को इन दोनों शहरों के माध्यम से होता था। इंडियन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश किए थे इंडियन सिविलाइजेशन ने कॉमर्शियल कनेक्शंस उस समय मेसोपोटामिया के साथ भी। जो मेन ट्रेड होता था भारत का वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, सी सेल्स, टेराकोटा, पॉट्स आदि में होता था। मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के मुख्य जो व्यापार के केंद्र थे, विदेश व्यापार के केंद्र, पाटलिपुत्रा जिसको अब पटना कहा जाता है, पेशावर जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला अगेन, इंद्रप्रस्था जो दिल्ली के आसपास होता था, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची जिसको कांचीपुरम कहा जाता है, मदुरई, ब्रोच जिसको भरूच अब कहा जाता है, कावेरी पत्ता जिसको कावेरीपत्तनम कहा जाता है, ताम्रलिप्ति यह प्रेजेंट डे के वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में तामलुक टाउन के नाम से अब जाना जाता है। मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, मुख्य एक्सपोर्ट होते थे, ये मेजर एक्सपोर्ट के आइटम थे स्पाइस, व्हीट, शुगर, इंडिको, ओपियम और एटसेट्रा। ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। भारत से मुख्य तौर पे ये आइटम ऐसे थे जिनका एक्सपोर्ट प्राचीन समय में किया जाता था। भारत के जो मुख्य आयात थे, इंपोर्ट्स थे, उसमें हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स एंड लाइनन एटसेट्रा। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पोजीशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में, विश्व की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में प्राचीन भारत का क्या स्थान था। 1st और 7th सेंचुरीज के मध्य इंडिया को एस्टिमेट किया जाता है कि वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी था दुनिया की एंशिएंट और मीडिएवल वर्ल्ड के दौरान, जो कि कंट्रोल करता था 1/3 से लेकर के 1/4
दुनिया के वेल्थ का। कंट्री को, हमारे देश को उस समय प्राय स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। बहुत सारे ट्रेवलर्स ने अपनी राइटिंग में लिखा। पुराने समय में बहुत से ट्रेवलर्स इंडिया में आते थे, जैसे मैगस्थनीज, फाहियान, सुनजियांग, हुएंगसेंग जिसको कहा जाता है, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस और अन्य। उन्होंने भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में लिखा है। प्री कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनने से पहले जो इंडिया की हिस्ट्री है, उसको एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यही कारण था कि जो बहुत सारे यूरोपियन भारत की डिस्कवरी करना चाहते थे, भारत तक पहुंचना चाहते थे, भारत तक पहुंचने के लिए रास्ते की तलाश करना चाहते थे। उसी रास्ते की तलाश करते करते वास्को डी गामा भारत आए थे, और उसी रास्ते की तलाश करते करते कोलंबस भारत आना चाहते थे, लेकिन वो अमेरिका पहुंचे थे। डेस्पाइट ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर, हालांकि कॉमर्शियल सेक्टर जो था वो भारत का उस समय काफी ग्रो कर रहा था, बट 18th सेंचुरी के दौरान भी कॉमर्शियल सेक्टर तो ग्रो कर रहा था, बट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज के मामले में जो वेस्टर्न यूरोप था वो काफी आगे था और भारत उससे काफी पीछे था। ब्रिटिश एम्पायर ने इस कारण से रूट्स जमाने शुरू किए अपने भारत में मिड 18th सेंचुरी में, क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी अच्छी थी और हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं थी, बट हमारे यहाँ जो कॉमर्शियल सेक्टर था वो काफी उसका विस्तार था। तो वो लोग अपनी टेक्निक के माध्यम से हमारे देश में व्यापार करना चाहते थे और उससे अपनी अर्निंग करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज किए, यानी कि इसी के माध्यम से बहुत सारे विदेशी यहाँ पे आए, उनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे यहाँ पे शासन भी करने लगी, और उसके जो रेवेन्यू जनरेट होते थे उसके प्रोविंसेस से, यानी कि जिन क्षेत्रों पे उसका शासन होता था वहां से वो जो आमदनी उसको प्राप्त होती थी उसके शासन के दौरान, उससे वो परचेज करते थे भारत से रॉ मटेरियल, स्पाइसेस और बाकी वस्तुएं। इस सब के कारण जो कंटिन्यूअस इनफ्लो हुआ बुलियन का, वो यानी कि जो भी बुलियन यानी कि जो गोल्ड हमारे यहाँ पे आता था, जो विदेशी मुद्राएं उस समय धातु में होती थी, जो यहाँ पे आता था वो यूज होता था फॉरेन ट्रेड के माध्यम से, वो स्टॉप हो गया, यानी कि उसका आना रुक गया, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल था वो इंग्लैंड खरीदता था, और हमारे यहाँ के जो तैयार सामान था वो बाहर जाना कम हो गया था, और फॉरेन कंट्रीज से जो बुलियन आना था वो रुकने लग गया था। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी उसमें बदलाव आया, और धीरे धीरे भारत एक जो प्रोसेस्ड गुड्स का एक्सपोर्टर होता था, एक्सपोर्ट के माध्यम से उस समय जो धन कमाता था, वो धीरे धीरे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह गया और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदने लगा। इंडिपेंडेंस के बाद रीबिल्डिंग इकोनॉमी की करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की गई, और भारत में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की स्थापना हुई, यानी कि केंद्रीकृत योजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था की स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, इसके लिए, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई। इस प्लानिंग कमीशन के तहत 5 ईयर प्लान का सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें जो पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया 1951 में, और पहला 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। इसमें ड्यू इंपोर्टेंस दिया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को। योजना अवधि के दौरान काफी एफर्ट्स के बावजूद जो इंडियन इकोनॉमी थी वो रैपिड स्पेस से डेवलप नहीं कर पा रही थी, यानी कि योजना शुरू हुई, योजनाओं पे काम शुरू हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, संस्थाएं बनी, इंडस्ट्री बनी, बट रैपिड पेस नहीं प्राप्त कर पाए थे। जो स्पीड थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी डेवलपमेंट के लिए। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की कमी के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, डिफेंस पे ह्यूज एक्सपेंडिचर होने के कारण और इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण थे, जिनकी वजह से रैपिड
स्पीड नहीं हो रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसके परिणाम स्वरूप इंडिया को निर्भर होना पड़ा बोरोइंग्स पे काफी ज्यादा, यानी कि विदेशी बोरोइंग्स काफी ज्यादा इंडिया के ऊपर हुए, और उन बोरोइंग्स की सिचुएशन से निपटने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए इंडिया को 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपनाना पड़ा। इंडियन इकोनॉमी में बाद में जो 1991 में सुधार हुए, जिसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, इसका जो बेस बना, और धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती रही। बाद में भी बहुत सारे चेंजेज आए, कंटिन्यूअस अब तक चेंजेज होते रहे हैं, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 91 से स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक लगातार चल रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। इसकी वजह से इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन पाया है आज की डेट में, और एक प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन माना जाता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक आकर्षक स्थान बना है भारत। 12th 5 ईयर प्लान, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था, अंतिम 5 ईयर प्लान था 2012 से 17 के दौरान, ये एक अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद सिस्टम में बदलाव आया, और 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह एक नई संस्था बनी, जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग को बनाया गया यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को। इसके तहत, इस नए सिस्टम के तहत, जो 5 ईयर प्लान सिस्टम था वो बंद हो गया, और वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह 3 ईयर एक्शन प्लान बने, और 3 ईयर एक्शन प्लान जो है वो 7 ईयर स्ट्रेटेजी का पार्ट होंगे, और वह एक 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट होगी। इस तरह 2015 में 15 ईयर का एक विजन तैयार किया गया। 2030 में भारत कैसा होगा उसका एक विजन बनाया गया, और उसके लिए नया जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। अब बात करते हैं बिजनेस की मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। बिजनेस जो टर्म है ये उत्पन्न हुई वर्ड बिजी से। बिजी का मतलब होता है व्यस्त रहना। इस तरह बिजनेस का मतलब एक ऐसे ऑक्यूपेशन से है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं, लगातार एंगेज रहते हैं एक्टिविटीज में। वो जो एक्टिविटीज हैं वो परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज की हो सकती हैं, और जो व्यू है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। यानी कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो लगातार की जाती है, जिसमें परचेज या सेल या प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो दो हिस्सों में बांटी जा सकती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में सभी मानव क्रियाएं बांटी जा सकती हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांटा जाता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस को अगेन बांटा जा सकता है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनका मतलब होता है लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका चलाने के उद्देश्य से की जाती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं अन्य कारणों से, जैसे लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट, पैट्रियोटिज्म, इवन रिलीजन, सोशल, जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक में आ जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे फिर डिवाइड किया जा सकता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, साथ ही साथ कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या बिजनेस एक्टिविटीज की फीचर्स क्या हैं? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक है, यानी कि जिसका उद्देश्य है मनी अर्न करना होता है, अपनी आजीविका चलाना होता है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस की एक फीचर होती है कि उसमें या तो प्रोडक्शन किया जाता है सामान का और सेल किया जाता है, या प्रोक्योर यानी कि सामान खरीदा जाता है और उसको सेल किया जाता है। सामान गुड भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज का सेल किया जाता है, उनका एक्सचेंज विक्रय किया जाता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बिजनेस, बिजनेस की खास बात है कि रेगुलर बेसिस पे डील होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का लगातार, तभी बिजनेस कहा जाएगा। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का जो मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना है। अब चाहे बेशक लॉस हो सकता है,
लेकिन जो मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए। रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है। रिटर्न मतलब जो आमदनी है उसकी अनिश्चितता है, वो आमदनी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न में और अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क बना रहता है। रिस्क का मतलब ही होता है कि कुछ लाभ ना होने की संभावना या लाभ कम होने की संभावना को रिस्क कहा जाता है एक बिजनेस के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनको बांटा जा सकता है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। क्योंकि बिजनेस में हम कोई एक्टिविटी करते हैं या तो सामान बना के बेचते हैं, अगर बना के बेचते हैं तो इंडस्ट्री कहलाता है, या सामान खरीद के बेचते हैं अगर ऐसा करते हैं तो वो कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। बिजनेस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसका मतलब होता है कन्वर्ट करना रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में, यानी कि इसमें प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग होता है गुड्स का और उनको ज्यादा यूजफुल बनाया जाता है। इंडस्ट्री को बांटा जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री में। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो या तो रिलेटेड होती हैं एक्सट्रैक्शन से या प्रोडक्शन से, नेचुरल रिसोर्सेज से, या रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एटसेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट होते हैं, इनके रिप्रोडक्शन या इनके डेवलपमेंट को भी प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज कंसर्न होती हैं उस मटेरियल से जो ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू हम प्राप्त कर चुके हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो हम सामान प्राप्त करते हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन से यानी कि निष्कर्षण से प्राप्त करें, चाहे उनका हम कोई रिप्रोडक्शन करें, चाहे कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें, यानी कि जो सामान हम नेचर से प्राप्त करते हैं प्रोसेस करके या विदाउट प्रोसेस करके, प्रोसेस करके भी ले सकते हैं, विदाउट प्रोसेस करके भी ले सकते हैं। अगर नेचर से लेते हैं तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, बट जब उस प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त सामान को हम फर्दर उसको ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए उसको प्रोसेस करते हैं तो फिर उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में कहा जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो मटेरियल होता है उसमें हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए या इंडस्ट्रियल के फर्दर यूसेज के लिए। नेक्स्ट है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में वो सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं उनके काम में, उनके ऑपरेशंस में। अब प्राइमरी इंडस्ट्री जो है उसको भी आगे बांटा जा सकता है एक्सट्रैक्टिव में और जेनेटिक में। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो एंगेज होती है कुछ वेल्थ निकालने से, सॉइल से, क्लाइमेट से, एयर से, वाटर से, या सरफेस के नीचे से, अर्थ के जो सरफेस है उसके नीचे से, यानी कि कहीं से भी हम कोई सामान निकालेंगे तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। इसमें प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं बेसिक रॉ मटेरियल, मोस्टली जो कि प्रोडक्ट होते हैं सॉइल के। ऐसा सामान इसमें प्रोड्यूस किया जाता है जो सॉइल का मेनली प्रोडक्ट होता है, हालांकि इन सब का हो सकता है। प्रोडक्ट यूजुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, यानी कि जो इसका सामान होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बाद में चला जाता है। इस इंडस्ट्री को भी आगे क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है उसको भी क्लासिफाई किया जा सकता है दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज में जो वर्कर्स होते हैं वो केवल कलेक्ट करते हैं गुड्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको प्राप्त किया जाता है। सेकंड कैटेगरी में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही वो सामान आता है जिन गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं कुछ ह्यूमन स्किल को अप्लाई करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर करना, खेती करना, फॉरेस्ट्री करना, जिसमें मेहनत करते हैं तब सामान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जो जेनेटिक इंडस्ट्री है ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ये वो पार्ट है जिसमें हम रिप्रोड्यूस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं सर्टेन स्पीसीज को, एनिमल्स या प्लांट के को, और ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना उनके सेल के माध्यम से। फॉर एग्जांपल नर्सरीज, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरीज, पोल्ट्री फार्म्स। इनमें हम जेनेटिक सुधार करते हैं, इसलिए इसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। प्लांट्स आर ग्रोन, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर reared and then sold on profit। नेचर, क्लाइमेट और एनवायरमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है
इस इंडस्ट्री में, जेनेटिक इंडस्ट्री में। हाउएवर जो ह्यूमन स्किल्स होती हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं, और ह्यूमन स्किल्स के साथ साथ नेचर, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो भी दो हिस्सों में बांटी जा सकती है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहला पार्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें इकोनॉमी के स्मूथ डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्रिएशन होता है। इसका संबंध होता है कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट से। इसके एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम्स, ब्रिज और कैनाल। यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स का बाकी इंडस्ट्री से जो प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एटसेट्रा का इसमें यूज होता है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स का इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंगेज होती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स में। ये क्रिएट करती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि रूप परिवर्तन करके उसको ज्यादा उपयोगी बनाती है, जैसे टिम्बर यानी कि लकड़ी प्राप्त करके सोफा बनाना, फर्नीचर बनाना। तो ये फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड करती है और इस तरीके से ज्यादा सूटेबल बनाती है ह्यूमन यूज के लिए किसी सामान को। मोस्ट ऑफ द गुड्स जो होती हैं वो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज की जाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं उनका यूज कंज्यूमर करते हैं। मशीन, टूल, अदर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कंज्यूमर यूज के लिए तो सामान बनाती ही है, कुछ ऐसे सामान भी बनाती है मशीन, टूल या बाकी इक्विपमेंट जो बाकी इंडस्ट्रीज के यूज में काम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे फिर डिवाइड की जा सकती है 4 पार्ट्स में, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। सबसे पहले एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है और फिर उसको उससे कई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे। जैसे क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम जिसको कहते हैं, उसको जब प्रोसेस करते हैं तो उससे कैरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गैस मिलता है, डीजल मिलता है। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जिसमें एक प्रोडक्ट पास होता है कई प्रोसेस से, कई स्टेज से, और तब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है एक प्रोसेस का, वो दूसरी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, और इस तरह कंटिन्यूअस कई स्टेप्स में जो प्रोडक्शन है वो चलता रहता है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल के केस में जो कॉटन होती है वो कई प्रोसेसेस से गुजरती है, जैसे गिनिंग, वीविंग, देन डाइइंग, और तब जाकर के उससे क्लॉथ बनता है। शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री भी इसके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री जो होती है उसमें रॉ मटेरियल को ब्रॉट टुगेदर यानी कि एक साथ लाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, और तब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में रॉक्स, जिप्सम, कोल रिक्वायर्ड होते हैं। सूप मेकिंग में जो पेंट्स, सूप मेकिंग या पेंट्स हैं वो भी सिंथेटिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे टेलीविजन, कार, कंप्यूटर। असेंबलिंग इंडस्ट्री में और सिंथेटिक इंडस्ट्री में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है इस पे ध्यान दें। एनसीईआरटी में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इसमें रॉ मटेरियल ब्रॉट टुगेदर लाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तब फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और इसकी पहचान ये होती है कि जो इसका प्रोडक्ट बनता है उसमें आप पहचान नहीं कर सकते हो। जैसे सीमेंट में इनका यूज होता है, बट जब सीमेंट बन जाता है तो आप उसमें से दोबारा से रॉक, जिप्सम या कोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि असेंबलिंग इंडस्ट्री में जो पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, उनको असेंबल किया जाता है, उनको असेंबल किया जाता है और वो अलग से दिखते हैं। जैसे टेलीविजन में, कार में, कंप्यूटर में आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। अगर आप कार देखेंगे तो उसमें दिखेगा टायर अलग है, स्टीयरिंग अलग है, शीशा अलग है उसका। ऐसे ही कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको सब दिखाई देगा कि ये इसका हार्ड ड्राइव है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये वीडियो है, सब आपको अलग अलग दिखाई देगा। ऐसे ही टीवी में। तो ये जो असेंबलिंग है, ये अंतर है असेंबलिंग और सिंथेटिक। नेक्स्ट है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री अलग से कोई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि सारी की सारी सर्विसेज जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं वो ही एक इंडस्ट्री का रूप ले लेती हैं। यानी कि जब सर्विसेज को हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो वो इंडस्ट्री कहलाती है।
ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। इसके एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग और अन्य भी इस तरह की इंडस्ट्री हो सकती हैं जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और एक इंडस्ट्री का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट, कॉमर्स। कॉमर्स में एक्टिविटीज जो कनेक्टेड होती हैं गुड्स और सर्विसेज से प्रोड्यूसर से यूजर्स तक पहुंचाने में, वो सब कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स इंश्योर करता है प्रॉपर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के ही बेनिफिट के लिए। कॉमर्स बिजनेस का ही एक पार्ट है। जो बिजनेस है उसके दो पार्ट हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और बिजनेस में कॉमर्स के साथ साथ इंडस्ट्री भी शामिल है। जो कॉमर्स है उसके फिर अगेन पार्ट है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों शामिल हैं। अब ट्रेड, ट्रेड का मतलब है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना सेलर और बायर के बीच में प्रॉफिट के मोटिव से। ट्रेड में शामिल है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो होता है उसमें शामिल है होलसेल और रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में शामिल है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि विदेशों को सामान बेचना, इंपोर्ट विदेशों से सामान खरीदना और इंटरपोर्ट का मतलब होता है एक देश से सामान खरीदना और उस सामान को किसी दूसरे देश को बेच देना। नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड की ऑक्सिलरीज में वो सर्विसेज हैं जो ट्रेड को मदद करती हैं, ट्रेड को सहायता करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज और एडवर्टाइजिंग। ये वही सर्विसेज हैं सब की सब जो टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट हैं। ये अपने आप में एक इंडस्ट्री के रूप में भी सारी सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड होती हैं, काम करती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले बिजनेस। बिजनेस में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो प्रोडक्शन या परचेज और सेल में लगी होती हैं गुड्स और सर्विसेज के में। मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट अर्न होता है। एग्जाम्पल फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसको इंडिविजुअल के द्वारा अप्लाई किया जाता है अपने स्वयं के ऑक्यूपेशन में, अपने स्वयं के धंधे में, काम में। दोज एंगेज्ड इन द प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में एंगेज होते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइन और कोड्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि आमतौर पर उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और ये जो गाइडलाइन या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो इन प्रोफेशनल्स की कुछ बॉडीज होती हैं जिनको प्रोफेशनल बॉडी कहते हैं, वो ये बनाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लॉयर, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जैसे डॉक्टर्स है तो इसकी प्रोफेशनल बॉडी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स की जो है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की है वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी एक एक्टिविटी है और वह ऐसी एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये बिजनेस, ये मिसप्रिंट है। आप यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ें। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इवन जो बुक है उसमें भी जो ऐसे मिसप्रिंट हैं वो इनके साथ वीडियोस के साथ साथ अपडेट होती रहेंगी। जहाँ पे आपको लगे कि कुछ एरर था उसको रेक्टिफाई कर लें। प्रिंटिंग में कुछ एरर्स रह जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत एक एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयर्स को रेम्युनरेशन के बदले में, यानी कि रेम्युनरेशन मतलब सैलरी और वेज प्राप्त करता है और अपने नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट के तहत। इसमें चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो चाहे कोई सामान्य एम्प्लॉय हो, सब एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स और सर्विसेज को। उर्विक की डेफिनेशन है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। हेनरी फोर्ड की डेफिनेशन है मेयर मनी चेजिंग इज नॉट बिजनेस। ये कुछ ऐसी डेफिनेशन हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। प्रॉफिट एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का
उसके कारण ये हैं, मतलब प्रॉफिट को मेन ऑब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है बिजनेस के लिए, उसके ये कारण है कि सोर्स ऑफ इनकम होता है बिजनेस के लिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी होता है बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस की जो वर्किंग है वो एफिशिएंट है। प्रॉफिट इसको कैन बी टेकन एज द सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि समाज की नजर में ये भी होता है कि अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कोई जो बिजनेस है अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो समाज की तरफ से एक अप्रूवल होता है कि इस बिजनेस की अपनी कोई यूटिलिटी है। बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। अगली बात है कि बिजनेस एंटरप्राइज की रेपुटेशन भी बढ़ती है अगर वो प्रॉफिट अर्न करने वाला बिजनेस होता है। अब है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट अर्न करना था, बट इसके अलावा भी बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे प्रॉफिट अर्न करना तो है ही, मार्केट स्टैंड करना, मार्केट में बने रहना, इनोवेशन करना, नवाचार करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाना, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट करना, यानी कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस होना, अच्छा परफॉर्मेंस होना और डेवलप करना, वर्कर परफॉर्मेंस और एटीट्यूड और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, ये सब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क का मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, जो कि अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से होता है। बिजनेस रिस्क, अगर केवल रिस्क का मतलब कहें तो रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, कुछ बुरा होने की जो संभावना है उसको रिस्क कहते हैं। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम नेगेटिव रिजल्ट। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना है, कंफर्म नहीं वो होगा। तो बिजनेस के लिए जो पॉसिबिलिटी नेगेटिव होती है वो होती है प्रॉफिट ना होना या लॉस होना। बिजनेस रिस्क को भी आगे बांटा जा सकता है स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क में बोथ दोनों चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। स्पेक्युलेशन है, यहाँ पे गेन की भी पॉसिबिलिटी है, साथ ही साथ लॉस की भी पॉसिबिलिटी है। स्पेक्युलेटिव रिस्क के जो कारण होते हैं वो होते हैं मार्केट कंडीशन में बदलाव होना, फ्लक्चुएशन होना डिमांड और सप्लाई में, प्राइसेस का चेंज होना, फैशन में बदलाव आना, कस्टमर के टेस्ट में उनकी रुचि में बदलाव आना, ये स्पेक्युलेटिव रिस्क है। ये पॉजिटिव हो जाए तो प्रॉफिट होने लग जाएंगे और नेगेटिव हो गए तो लॉस होने लग जाएंगे। प्योर रिस्क जो होता है वो हमेशा प्योर नेगेटिव होता है, या तो होगा लॉस होगा या तो कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसमें ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस होता है, जैसे कि चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये प्योर रिस्क के एग्जांपल्स हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? जो बिजनेस रिस्क है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होती है। रिस्क किसी भी बिजनेस का एक आवश्यक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो विदाउट रिस्क के चल पाए। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करती है मेनली बिजनेस के साइज पे और उसके नेचर पे। प्रॉफिट जो है वो रिस्क टेकिंग का रिवार्ड है, यानी कि किसी बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो रिस्क बियर करता है। और बिजनेस में एक कहावत होती है, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन, नो रिस्क नो गेन। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कारण क्या है? उसके कारण कई हैं, जैसे कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमिन एटसेट्रा। ह्यूमन कॉजेज होते हैं डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स, रायट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस एटसेट्रा। कुछ अन्य कारण होते हैं अनफॉर्सीन इवेंट्स, जिनके बारे में हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स जैसे कि बस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट एटसेट्रा। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज होते हैं, ये जो बिजनेस हम पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, ये कोई फिजिकल साइंस नहीं है बल्कि ये ह्यूमन साइंसेज हैं, और इनमें लोगों के जो ओपिनियन होते हैं वो वेरी कर सकते हैं।
तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड बुक का बेस रखना होता है और उसके लिए हमने पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में एनसीईआरटी की बुक को बेस माना जाता है, इसलिए एनसीईआरटी का ही बेस्ड मटेरियल ज्यादातर इसमें मिलेगा। एक्सप्लेनेशन और अपडेशंस जो होंगे वो अलग से होंगे। बेसिक फैक्टर्स जो कंसीडर किए जाते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करते समय, यानी कि जब बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइन क्या होगी, कैसा बिजनेस करेंगे। फर्म का साइज क्या होगा, छोटा या बड़े लेवल का होगा। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का फॉर्म क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा या पार्टनरशिप होगा या कंपनी होगा। बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन क्या होगी। फाइनेंसिंग का प्रोपोजिशन क्या होगा, डेट फाइनेंसिंग करेंगे या इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे। फिजिकल फैसिलिटीज क्या होंगी, प्लांट का लेआउट क्या होगा, प्लांट किस तरीके से बनेगा। कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्क फोर्स के बारे में सोचना होगा, कहाँ से मिलेगी। टैक्स प्लान करना और लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, ये सब किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले सोची जाने वाली बातें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।